हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। स्वागत है एक बार फिर हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। टॉपिक चल रहा है संविधान का निर्माण। अभी तक जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं संविधान का गठन और उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अगला जो हमें जानना है कि जो 1947 का जो अधिनियम बना था तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए। देखिए, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो देशी रियासतें थीं जो शुरुआत में संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हो रही थीं, अब धीरे धीरे वो उसमें सम्मिलित होनी स्टार्ट हो गई। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि सभा में सीटें ग्रहण कर लीं। तो जो बाकी जो बचे हुए प्रतिनिधि थे वो भी धीमे धीमे जो है इसमें सम्मिलित हो गए। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जो है प्रोसेस आगे बढ़ रही थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से? सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। यानी अब जो संविधान सभा थी एक प्रकार से बिल्कुल संप्रभु सभा के रूप में काम करेगी। संप्रभु का मतलब होगा कि हमारी एक अपनी लैंड एरिया होगी, हमारा जहाँ पर कानून होगा, हमारे पर्टिकुलर जो कुछ राइट्स होंगे या जो लॉ बनेंगे वो हमारे एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक लागू होंगे और अब किसी दूसरे देश के जो लॉ हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो अब देखिए इसमें कि ब्रिटिश संसद द्वारा अब कुछ भी अधिनियम बनाया जाता है या कोई भी कानून बनाया जाता है वो अब भारतीय लैंड पर लागू नहीं होगा। बिल्कुल स्थिति जो है क्लियर कर दी इस अधिनियम के द्वारा जो चेंजेस हुए थे। देखिए, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक काम था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। जाहिर सी बात है कि जो भारत का शासन था वो भारतीयों के पास में आ चुका था। तो जो संविधान सभा थी तो उसके सामने 2 चैलेंज थे। एक तो संविधान बनाना और भाई देश में कानून भी तो बनाना था कि देश में किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से कानून संचालित होगा। तो डबल जो है काम संविधान सभा के पास थे। देखिए, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। यानी जो हमारी संविधान सभा बनी थी वही कन्वर्ट होकर हमारे देश की क्या बन गई? पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। और जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी एज अ संविधान को बनाने को लेकर तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बतौर विधायिका के रूप में जब ये काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर। ठीक, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है, तो संविधान सभा जो है हमारी संसद के रूप में और संविधान को बनाने के जो तरीके थे या जो किस तरीके से संविधान बनेगा उस पर काम करती रही। आगे देखिए, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध, यानी जो मुस्लिम लीग थे उसके जो कई सारे सदस्य पाकिस्तान में सम्मिलित हो चुके थे।
भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। ठीक, 1947 का एक्ट था, 2 डोमिनियन स्टेट से भारत बना और पाकिस्तान था। पाकिस्तान को अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, भारत को अलग दिया गया। तो जो सदस्य अलग हो गए थे इससे, तो बाकी जो हो देखते हैं कितने थे। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। तो कहने का मतलब है कि जो सदस्य संविधान सभा में 389 थे, तो उसमें से मुस्लिम लीग के सदस्य जो है पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए, और इस समय कितने सदस्यों की संख्या रहेगी भारत में? 299। देखिए, भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। जब विभाजन हो गया तो आपने देखा कि जो 389 सीटों की बजाय 299 रह गई थी, और इसमें से भी जो ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे 296, उसमें से भी कम होकर कितने रह गए? 229 रह गए। और देसी रियासतों के जो सदस्य थे 93, तो उसमें से कितने? 70 रह गए। ठीक है, बाकी इनके डाटा हैं आगे दिए हुए हैं, आगे डिस्कस करेंगे उस पर। देखिए अन्य क्या क्या कार्य हुए थे इसमें। देखिए, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान ने कई सारे और कार्य किए। देखिए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का क्या किया? सत्यापन किया। तो राष्ट्रमंडल उस समय कॉमनवेल्थ में भारत को सदस्य बना लिया इसने मई 1949 में। ठीक है, सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया भारत। और क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक, अगला देखिए, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, और आगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है हमारे देश में अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक, डेट याद रखनी है, वहाँ भी 24 जनवरी थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, देश के पहले राष्ट्रपति। अब आता है कि संविधान सभा को जो है संविधान को बनाने में जो टोटल कितना समय लगा था। देखिए, 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितनी बैठकें लगीं? 11। कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए जो है खर्चा आया। तो समझ सकते हैं कि 64 लाख जो है इस पर खर्चा आया था टोटल। आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि टोटली काम जो था वो कंप्लीट हो चुका था, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। यानी अभी तक जो है संविधान सभा ही जो कन्वर्ट होकर क्या बन गई थी? संसद के रूप में जो है काम करती रही 1952 तक। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान को बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थीं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान था, और जिनके योगदान को किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान हमारा छोटा मोटा नहीं है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जो जो चीज़ें हमें ठीक लगीं वो हमने अपने देश के संविधान में सम्मिलित कर ली। ठीक है, देखिए कौन कौन सी समितियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी।
संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां ही हैं। इन समितियों और उनके अध्यक्ष के नाम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अगली जो 5वीं कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्योंकि इसमें कई सारे जो है विषयों को डाल दिया गया था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, एक प्रकार से ये कह सकते हैं एडवाइजरी कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत क्या हुआ, जबकि देख रहे हैं कि इसका कार्यक्षेत्र कितना ज़्यादा बड़ा है, मौलिक अधिकार भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, जनजातियों, तो इसका थोड़ा कार्यक्षेत्र बड़ा था। तो इसके लिए कुछ जो है सब कमेटी भी गठित कर दी गई थी। उन कमेटियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी 5 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JP कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। अगला देखिए, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों यानी असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा की उप समिति AB ठक्कर, इसके अध्यक्ष थे। अगला देखिए, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। ठीक है, तो ये कुछ समितियां थीं जो इन उप समितियाँ गठित की गई थी। अब आइए 6वीं समिति, प्रक्रिया नियम समिति, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला देखिए, राज्यों के लिए समिति, दरअसल ये राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी एक प्रकार से। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, आगे देखते हैं इसकी कुछ छोटी छोटी और समितियां, उनके नाम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बारे में। देखिए, वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति, तो इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगली देखिए, सदन समिति, इसके अध्यक्ष थे P पट्टाभिसीता रमैया। अगली है कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। अगली समिति है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला देखिए, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, तो इसके अध्यक्ष थे JB मावलंकर। अगली देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। ये सभा के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगली देखिए, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे B पट्टाभिसीता रमैया। अगली देखिए, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। ये भी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। अगली जो समिति है भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, SK डार, तो ये अध्यक्ष थे और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, कुछ समितियां और हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके। अगली समिति देखिए, प्रेस दीर्घा समिति, उषा नाथ सेन इसकी अध्यक्ष थी। अगली थी नागरिकता पर तदर्थ समिति, S वरदाचारी। ठीक है, ये कुछ समितियां थी, इनके नाम आप देख लीजिए। अब आती है संविधान की बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है। संविधान का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार करने का काम था वो इसी समिति का। देखिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, यानी
अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसके अलावा 6 अन्य सदस्य। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी आयंगर थे इसमें। अगले अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले डॉक्टर KM मुंशी 5वें। सैयद मोहम्मद सादुल्ला 6वें। N माधवराव। दरअसल N माधवराव जो थे, जो इसमें BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। दरअसल पहले इस समिति में जो थे VL मित्र थे, तो इन्होंने कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है उससे जो है त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह माधवराव आए थे। अगले आते हैं TT कृष्णामाचारी। ये भी जो है DP खैतान की जगह पर इस समिति के सदस्य बने थे, क्योंकि DP खैतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह ली थी TT कृष्णामाचारी ने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने, संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। तो सारा सारा वही काम है जो पहला प्रारूप था 1948 फरवरी में, और उसके बाद अक्टूबर में इसने दिया। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे चीज़ें जो है किस तरीके से काम कर रही थी। अब देखिए संविधान प्रभाव में कैसे आया। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन पर चर्चा हुई। ठीक है, तो पहली बार जो है 4 नवंबर 1948 को संविधान अंतिम रूप से पेश किया गया और पहली बार पढ़ा गया, तो इसको 5 दिन का समय लगा, तो 9 नवंबर 1949 तक। अब संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया और यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो समझ सकते हैं कि जो दूसरा बार विचार आया, जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान में तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही क्या थे, उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन आता भी है कि संविधान सभा के माध्यम से जब संविधान को अंतिम रूप से अपनाया जा रहा था, तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 299 सदस्य, मैंने आपको बताया था कि जब अलग होकर जब पाकिस्तान बना था तो उसके कई सारे सदस्य चले गए थे, तो टोटल जो है भारत में 299 थे, तो उसमें से केवल प्रेजेंट थे 284 जिन्होंने जो है हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं का संविधान बनाया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो हमारा संविधान जो है
26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया और संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद ही लागू किया गया। ठीक है, आगे देखिए, नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान का पिता भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है, उन्होंने पूरा का पूरा संविधान का जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, इसलिए इन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, में पहचाना जाता है। ठीक है, इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, संविधान में इन्होंने सभी के राइट्स का जो है पूरे का पूरा ध्यान रखा, इसलिए जो है इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर आगे। देखिए, संविधान का प्रवर्तन, ठीक है, क्या था। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान भी किए गए। ये कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनको देख लेना, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या खास था इसमें। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी जो शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जब 24 जनवरी 1950 को एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को अपनाया गया, तो 26 जनवरी को आखिर क्या आया था शेष बचा। देखिए, इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसके पीछे कुछ फैक्ट है। देखिए, इस दिन को संविधान के शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। दरअसल 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें उन्होंने इस दिन को देश के प्रथम स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि ये डेट काफ़ी हिस्टोरिकल थी, तो इस डेट के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान को 24 जनवरी को न अपनाते हुए कंप्लीट रूप से 26 जनवरी को अपनाया, ताकि इस डेट का भी एक अपना हिस्टोरिकल महत्व बना रहे। इसीलिए ये जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्ण रूप से अपना लिया गया। देखिए, संविधान की आलोचना होती है और यूपीएससी के में ये अक्सर मेंस में भी क्वेश्चन आता रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए संविधान की आलोचना, आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान की आलोचना की है। देखिए क्या क्या है इसमें, आलोचना कैसे की है। कुछ कहते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। कैसे नहीं है? आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ है। अगला देखिए, संप्रभुत्ता का अभाव है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जो संविधान सभा है उसमें संप्रभुत्ता का अभाव था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं है क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ और यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। तो इस पर आरोप लगता है कि जो है संप्रभु नहीं था संविधान सभा, क्योंकि जब भी कोई भी लॉ बनते थे तो जो है ब्रिटिश सरकार से एक प्रकार की इजाज़त लेती थी। अगला देखिए,
समय की बर्बादी। दरअसल आरोप लगता है कि संविधान सभा में समय की बर्बादी बहुत हुई। पीछे डिस्कस करके आए हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हर कम्युनिटी को संविधान में पर्याप्त भागीदारी देनी थी। इसीलिए जो है हमारे संविधान को बनाने में इतना समय लग गया। क्या कहते हैं इसमें आलोचक, संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से ज़्यादा कई समय ले लिया। ठीक है, ये भी आरोप लगता है। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। क्या था, उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। ठीक है, क्या कहा, संविधान सभा को अपवहन समिति। किसने, निराजुद्दीन अहमद ने। ठीक, अगला देखिए, कांग्रेस का प्रभुत्व। क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ठीक है, कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अब क्या किया जाए, जब भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी, जिसने पूरा का पूरा हमारे स्वतंत्रता में पूरा का पूरा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब इसमें कुछ लोग कहते हैं हालांकि ऐसा नहीं था, और भी पार्टीज थी जिनका जितना प्रतिनिधित्व था उसके आधार पर उसको जो है अधिकार सबको दिए गए। तो संविधान सभा एक दलीय एक देश, ठीक है, एक दलीय एक देश है, और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अगला पॉइंट देखिए, आलोचक और क्या कहते हैं, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। ये भी बात कहीं ना कहीं सही रहती है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलाबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। ये बात कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती है, क्योंकि जब संविधान सभा बना था तो मैक्सिमम जो है उसमें जो पॉलिटिशियन और जो है वकील थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात ठीक है। हिंदुओं का प्रभुत्व, कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, जबकि ये बात कहीं ना कहीं प्रतीत नहीं होती। देखिए, हमारा संविधान ऐसा है कि हमारे संविधान में सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, किसी की भी उपेक्षा नहीं की गई है। यही कारण है कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो है यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही इसकी एक विशेषता है। थोड़ा सा इसमें डाटा है, अभी और उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट आते रहते हैं एग्जाम में। देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा हाथी को क्या था, प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। अगला पॉइंट, सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान का एक प्रभामय यानी इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें मदन लाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। जो इसका मूल जो है संस्करण था तो उसको जो है शांति निकेतन के कलाकारों जिसमें मदन लाल बोस और ब्यूहर
राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। देखिए अगला, देखिए मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्योतिमय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। ठीक है, यानी उसमें जो चित्र बनाना या जो भी पूरा का पूरा कंप्लीट जो है इनके द्वारा किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बहुत इम्पोर्टेंट है, वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया, जिसे नंदन लाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ और सभी लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।